हेलो फ्रेंड्स, अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था संस्कृत की शिक्षण विधियां, और संस्कृत की शिक्षण विधियों के अंदर हमने सबसे पहले देखी थी व्याकरण शिक्षण को। और व्याकरण शिक्षण के अंदर जो हमने शिक्षण विधियां शुरू की थी उसके अंदर हमने आगमन विधि को डिस्कस कर लिया था, साथ ही साथ हमने निगमन विधि और आगमन निगमन विधि को डिस्कस कर लिया था, और साथ ही साथ हमने सूत्र विधि को भी देख लिया था। ये विधियां अपने देख चुके थे। अगर आपने ये विधियां नहीं देखी हैं तो आप पिछली वीडियो को देख करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। आगे इसी को व्याकरण की विधियों को ही कंटिन्यू करते हुए हम बात करने जा रहे हैं अगली विधि की, जो है हमारी समवाय विधि। अगली जो हमारी विधि आती है दोस्तों वो है समवाय विधि। तो दोस्तों ये जो समवाय विधि है इसी को अपने कहते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। इसी का नाम अपने पाठ्य पुस्तक विधि के रूप में भी देखते हैं। साथ ही साथ इसके लिए एक और शब्द अपने काम में ले सकते हैं, वो है हमारा साहचर्य विधि। तो दोस्तों किस विधि की अपने बात कर रहे हैं? हम समवाय विधि की बात कर रहे हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि की बात करें, या फिर अपने बात करें साहचर्य विधि की। तो देखिएगा ये विधि कौन सी होती है। पहली बात तो हम किसकी विधि की बात कर रहे हैं? हम व्याकरण शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये व्याकरण शिक्षण की विधि है दोस्तों। आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण की विधि है या नहीं है। अब दोस्तों हमें पढ़ाना है व्याकरण, तो हम यहाँ इस विधि के अंदर व्याकरण को कैसे पढ़ाते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाया जाता, यानी व्याकरण को अलग विषय के रूप में हम इस विधि में नहीं पढ़ाते हैं। इसके हिसाब से अलग हम इसको नहीं पढ़ाते हैं। तो फिर हम इसको कैसे पढ़ाते हैं? यानी शिक्षक व्याकरण तो पढ़ाएगा ही नहीं, तो फिर व्याकरण को पूरा किस प्रकार से करवाएगा? देखिएगा, जब कोई भी शिक्षक या तो गद्य पढ़ा रहा है या फिर पद्य पढ़ा रहा है, और उस पाठ को पढ़ाने के दौरान ही यदि व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ गया है ना, यानी जब वो पाठ पढ़ा रहा है उसी समय उसके सामने कोई संधि का शब्द आ गया, कोई एकल शब्द आ गया, कोई पर्यायवाची का शब्द आ गया, कोई विलोम शब्द का आ गया, या कोई अलंकार आ गया, जो भी चीज उसको बतानी है तो वो उस पाठ को पढ़ाते समय साथ साथ ही बता देता है। तो ऐसी विधि को, इस प्रकार से पढ़ाने को हम क्या कहते हैं? समवाय विधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। यानी क्या कहा हमने? जब वो पाठ पढ़ा रहा है तो पाठ पढ़ाने के दौरान ही व्याकरण से संबंधित कोई चीज है, कोई अंश उसके सामने आ गया, तो उस अंश को वो क्या कर देगा? वो स्पष्ट करने का कार्य करता है दोस्तों। ये होती है हमारी समवाय विधि। अब देखिएगा, क्या ये अच्छी विधि है? क्या ये अच्छी विधि है? पढ़ाई जाती है तो मतलब सारी विधियां कोई अच्छी नहीं होती। ये विधि अपने व्याकरण के लिए अनुपयुक्त मानते हैं, यानी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। व्याकरण के लिए हम इसको अच्छा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसमें बालक का आनंद खो जाता है। कैसे खो जाता है दोस्तों? अब हम पद्य या कोई कविता पढ़ा रहे थे, कहानी पढ़ा रहे थे, लेकिन कहानी पढ़ाते पढ़ाते बीच में व्याकरण के नियम आ गए। वो व्याकरण के नियम तो बच्चे को अच्छे नहीं लगते, इसलिए न तो वो पाठ का रस प्राप्त कर पाता है, यानी रस यानी कि आनंद, यानी कि न तो वो पाठ का आनंद प्राप्त कर पाता है और न ही वो व्याकरण को सीख पाता है। इस प्रकार से ना तो वो गधा रहा और ना वो घोड़ा रहा, दोनों में से कुछ भी नहीं बन पाता है। तो इसलिए ये शिक्षण विधि जो है वो व्याकरण के लिए अनुपयुक्त है, यानी उपयुक्त नहीं मानी जाती है, ऐसा भी अपने कह सकते हैं। तो समवाय विधि कौन सी होगी? जिसमें व्याकरण को अलग से न पढ़ा करके गद्य या पद्य पढ़ाते समय ही बीच में कोई अंश आ गया व्याकरण का तो उसको स्पष्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी विधि को हम समवाय विधि या साहचर्य विधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर दोस्तों एक और चीज अपने देख लेते हैं, जो है हमारे इसके सिद्धांत, कि ये जो विधि है वो मनोविज्ञान या अपने कहें शिक्षा शास्त्र जो है हमारा, शिक्षा शास्त्र के किन सिद्धांतों पे काम करती है। तो यहां से आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन कौन से इसमें काम में लेते हैं जो हमारे सिद्धांत हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला सिद्धांत आता है दोस्तों, पहला सिद्धांत आता है वो है सह संबंध का सिद्धांत। सह संबंध का सिद्धांत, और ये किसका है दोस्तों? ये है हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत है।
तो एक तो इसमें कौन सा सिद्धांत काम में लेते हैं, अपने सहज संबंध का सिद्धांत काम में लेते हैं। दूसरा इसमें आता है सामंजस्यीकरण का सिद्धांत, सामंजस्यीकरण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है सामंजस्यीकरण का जो सिद्धांत है, ये किसका है दोस्तों, ये जॉन डीवी का है, जॉन डीवी का है। दोस्तों लिखाई समझ में आ रही होगी ना, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में अपने कोशिश करेंगे कि उस चीज को सुधार पाएं, है ना। तो तीसरा जो है हमारा वो है जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है दोस्तों ये किसका है, तो ये सिद्धांत है फ्रोबेल का। किसका है दोस्तों, ये फ्रोबेल का सिद्धांत है। एक चौथा सिद्धांत आता है अपना बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। अब ये तो आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए, बुनियादी शिक्षा का जो सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत था दोस्तों, ये था गांधी जी का सिद्धांत। तो ये इन चार सिद्धांतों के ऊपर काम करती है ये हमारी विधि, जिस विधि का नाम क्या था दोस्तों, समवाय विधि थी। समवाय विधि को अपने पढ़ रहे थे। तो समवाय विधि कौन सी होती है, जिसमें अपने व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाते हैं, पाठ के दौरान ही उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली विधि की चर्चा करते हैं। तो हमारी अगली जो विधि है दोस्तों वो है भाषा संसर्ग विधि। कौन सी है दोस्तों, भाषा संसर्ग विधि। इन विधियों में अच्छी बात एक तो ये है कि इनका कोई जो खोज करता है या फिर जिसका जो निर्माता होता है वो नहीं है कोई, इसलिए नाम याद करने में ज्यादा समस्या नहीं है दोस्तों। अब यहाँ इस विधि में क्या होता है, इस विधि में इंपॉर्टेंट है पुस्तकें। कैसे दोस्तों, तो यहाँ पर जो शिक्षक है जो व्याकरण पढ़ा रहा है वो भी अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता है। मतलब न तो समवाय विधि में व्याकरण पढ़ाई जा रही है अलग से, न ही भाषा संसर्ग विधि में अलग से कोई व्याकरण पढ़ाई जा रही है, बल्कि उसको क्या की जाती है, बच्चे को व्याकरण से संबंधित श्रेष्ठ पुस्तकें जो है वो उनको दे देता है या फिर उनके नाम बता देगा और वो उनसे वो खुद ही ज्ञान प्राप्त किया करता है दोस्तों। तो ये विधि कौन सी आई है, ये भाषा संसर्ग विधि के रूप में हम इसको देखते हैं। और इसमें देखिएगा प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाती, फीडबैक नहीं आ पाता, इसलिए ये कोई बहुत अच्छी विधि अपने मान करके नहीं चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पुस्तकों के माध्यम से करवाया जाता है, यानी अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो उनको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, जिनसे बच्चा खुद जो है वो अध्ययन करके सीखता है। तो ये भाषा संसर्ग विधि। एक और हमारी इंपॉर्टेंट विधि आती है सैनिक विधि। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सैनिक विधि, सैनिक विधि को अपने और क्या कह सकते हैं, हम इसको अनौपचारिक विधि के नाम से भी जानते हैं। सैनिक विधि को और क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अनौपचारिक विधि भी कहा करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों ये कौन सी होती है सैनिक विधि, यानी सैनिकों के लिए इसको बनाया गया था। पहली बात, हम इसको सैनिक विधि क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान किया गया था। सेकंड जो हमारी वर्ल्ड वार थी उस दौरान इसका प्रयोग किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के द्वारा किया गया था। और अमेरिका के विद्वान थे इसमें चार, कौन कौन से थे दोस्तों, एक तो था ब्लूमफील्ड, ये नाम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं अच्छे अच्छे। एक था पेंज, एक था बोज और एक था हमारा स्पीट। ये चार विद्वान थे दोस्तों। इन चारों विद्वानों के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था। और इसमें वहां के जो सैनिक थे, तो दोस्तों वर्ल्ड वार के दौरान सैनिकों को अलग अलग देशों में जाना था, तो इसलिए अन्य देशों की भाषाओं को सिखाने के लिए इसका उपयोग किया गया। और इसीलिए इस विधि का नाम क्या हो गया दोस्तों, सैनिक विधि हो गया। तो अमेरिका से हम इसका जन्म एक प्रकार से मान सकते हैं। और इसके अंदर क्या करवाएंगे दोस्तों देखिएगा, इस बात को समझिएगा, उनको जाकर के व्यवहार करना था ना वहां पर पे, उनको कौन सा वहां पे कोई एग्जाम थोड़े ना देना था किसी देश के अंदर जाकर के। तो इसलिए इसमें क्या किया गया, व्यवहारिक ज्ञान दिया गया था। तो ये जो विधि है वो जोर देती है किसके ऊपर, भाषा के व्यवहारिक ज्ञान के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर जोर देने का कार्य करती है दोस्तों। और मजे की बात यह है कि इसमें भी अलग से कोई व्याकरण पढ़ाया नहीं जाता है, कक्षा में इसमें कोई व्याकरण नहीं सिखाया जाता है।
बल्कि क्या किया जाएगा, जिस बालक को जो भाषा सिखानी है उसको उन भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है और वहां से जो है वो सुन सुन करके भाषा को सीख जाता है दोस्तों। और इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई औपचारिकता नहीं होती, इसलिए इस विधि को अनौपचारिक विधि के नाम से भी जानते हैं। और वैसे देखें तो ये ठीक भी है ना, क्योंकि हमने जो अपनी मदर टंग जो हमने सीखी है, मातृभाषा जो हमने सीखी है, तो उसका हमें व्याकरण नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी हमने उसको सीख लिया। अब जो हिंदी बोलता है तो क्या उसको व्याकरण आती है, क्या नहीं आती ना। तो ये तो सुन सुन करके बोलना एक अलग चीज है और उसका एग्जाम देना एक अलग चीज होती है ना। तो यहाँ पर व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती, अलग से सिखाया भी नहीं जाता। वो बच्चा जो है उतनी चीजों को सीख जाता है जिससे वो क्या कर सके, व्यवहार कर सकता है दोस्तों। कुछ सेंटेंस उसको सिखा दिए जाते हैं, जैसे आजकल जो इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लासें हैं, स्पोकन क्लासेज है ना, उनके अंदर क्या किया जाता है, कुछ सेंटेंस का चार्ट होता है, कुछ सेंटेंस हैं जो उनको रटा दिए जाते हैं, जिनसे बच्चा क्या करता है, एक प्रकार से व्यवहार करना सीख जाता है। व्याकरण का जहां पर बहुत ज्यादा ज्ञान करवाने का कार्य नहीं किया जाता है दोस्तों। एक और विधि हमारी यहाँ पर रह जाती है, वो है अव्याकृति। अब देखिएगा दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, ये विधि तो ये कहती है कि बालकों को व्याकरण सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बालक का विकास होगा ना, तो वैसे वैसे ही बालक जो है वो अपने आप ही क्या करेगा, वो अपने आप ही व्याकरण को सीख जाएगा। इसलिए उसको अलग से किसी प्रकार की कोई व्याकरण सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये कहती है हमारी अव्याकृति विधि। तो ये हमारी जो है व्याकरण से संबंधित विधियां थी जिनकी हमने चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अपने फिर शुरू करते हैं दूसरा हमारा शिक्षण। व्याकरण शिक्षण के बाद में आता है दोस्तों गद्य शिक्षण। तो दोस्तों पहले तो ये देखिएगा गद्य होता क्या है। जो भी अपनी कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, ये जो सारी चीजें पढ़ते हैं, ये सारे के सारे गद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है दोस्तों। गद्य जो शब्द है वो वैसे तो गद शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है दोस्तों? गद धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना। यानी बालकों के सामने यहाँ पर शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, जिसे अपने गद्य शिक्षण के नाम से जानते हैं। यानी गद्य शिक्षण में अपने क्या करेंगे, जो शब्दों के अर्थ हैं उन्हीं को समझाया जाता है, उन्हीं की बातों को समझाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो यही होता है कि नवीन शब्द का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे आपने छोटी क्लासेस की बुक देखी होगी, उनको कहानी सिखाई जाती है, तो कहानी सिखाने के साथ साथ उनको नए जो शब्द हैं, नवीन शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। नया कोई उनके सामने मुहावरा आ गया, कोई लोकोक्ति आ गई दोस्तों, कोई मुहावरा आया, कोई लोकोक्ति आई, कोई सूक्ति आ गई, इनका ज्ञान करवाया जाता है। साथ ही साथ मैं हमेशा आपसे ये कहा करता हूँ कि किसी भी भाषा का प्राण तत्व होता है उसकी वोकैबुलरी। तो यहाँ पर जो उसका शब्दकोश है वो बढ़ाया जाता है, शब्दकोश को अच्छे से तैयार किया जाता है, उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। बिल्कुल वैसे ही जब से हम अपने इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों, तो बहुत से बच्चे हैं 10th तक आते हैं, इंग्लिश व्याकरण लोगों को बहुत आती है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी को बोल नहीं पाते हैं। किस लिए नहीं बोल पाते? क्योंकि हमारे पास में वोकैबुलरी नहीं होती है। अन्यथा तो फिर देखिएगा, जब किसी को ये कहा जाए ना कि लैंप कि कमरे में बल्ब लगा हुआ है और ये कहा जाए कि इस बल्ब को जला दो, है ना, हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं, और अनुवादकर्ता क्या करेगा, हो सकता है वो ऐसा कह दे कि फायर द लैंप, फायर द लैंप, तो फिर वो लैंप को आगे लगा देगा। और अगर उसके पास में सही वोकैबुलरी है तो वो लाइट द लैंप का यूज करेगा दोस्तों। यानी मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, शब्दकोश के बिना आपकी भाषा हमेशा अधूरी रहेगी, चाहे आपको व्याकरण कितनी भी आती है। अगर आपको व्याकरण नहीं आती, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप उस शब्द, उस भाषा को सीख सकते हैं और बड़े अच्छे ढंग से काम में ले सकते हैं दोस्तों। अन्यथा व्याकरण के नियम आपको सारे आते हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि सामने वाली चीज को कहते क्या है, तो आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई सी भी भाषा हो, शब्दकोश
होना चाहिए। तो इसीलिए अपने गद्य को पढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, बच्चों को सही उच्चारण को सिखाना है, विराम चिन्हों का कैसे उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें अपने सिखाते हैं गद्य शिक्षण के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको सिखाया करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं जो हमें सीखनी है। हम बात करेंगे दोस्तों गद्य शिक्षण की विधियाँ की। तो विधियाँ जो हैं हमारी, उनको अपने बांट सकते हैं 3 स्तरों पर। एक तो हमारा आता है प्राथमिक स्तर, एक हमारा आएगा दोस्तों माध्यमिक स्तर, और तीसरा एक आएगा हमारा उच्च स्तर। 3 स्तरों पर बांट करके हम इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी विधियाँ हमें लर्न करनी है, कौन कौन सी विधियाँ हमें सीखनी है। तो प्राथमिक स्तर पर अपने बात करेंगे अर्थबोध की, अर्थबोध विधि की, ये हमें ज़्यादा काम में लेनी है। और माध्यमिक स्तर पर अपने बात करेंगे प्रश्नोत्तर विधि की। कौन सी विधि की? प्रश्नोत्तर विधि की बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे व्युत्पत्ति विधि की, व्युत्पत्ति विधि की अपने को बात करनी है। फिर आए अपने उच्च स्तर पर। उच्च स्तर पर जो हमारे पास में आती है, सबसे अच्छी आती है व्याख्यान विधि। फिर हमें उसके बाद में देखनी है टीका विधि, और फिर हमने देखनी है तीसरी जो है वो प्रसंग विधि को देखना है। ये विधियां जो है हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो चलिएगा एक एक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थबोध विधि के विषय में। यानी ये जो अर्थबोध विधि है ये कौन सी हुआ करती है दोस्तों। नाम से ही स्पष्ट है, अर्थबोध विधि वो विधि होगी जिसमें पढ़ाते समय हम शब्दार्थ बताते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इसका दोस्तों। शिक्षण विधियां बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, एक बार समझ लेंगे, मैं कहता हूँ जिंदगी भर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी गद्य पाठ को जब आप पढ़ा रहे हैं, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, तो कठिन शब्द आ गए तो उन शब्दार्थों को वो केवल क्या कर देता है, स्पष्ट कर देता है। तो इसे हम अर्थबोध विधि कहते हैं, या अपने इसको उद्बोधन विधि के नाम से भी जानते हैं। हम इसे उद्बोधन विधि भी कह सकते हैं दोस्तों। और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वो कौन कौन सी चीजें काम में ले सकता है, वो बच्चों को चित्र दिखा सकता है, वो बच्चों को कोई रेखा चित्र दिखा सकता है, कोई मॉडल दिखा सकता है, कोई चार्ट दिखा सकता है, किसी भी चीज का वो उपयोग कर सकता है। कोई मानचित्र दिखा सकता है दोस्तों, मैप दिखा करके समझा सकता है, कोई मॉडल दिखा सकता है, कोई प्रत्यक्ष पदार्थ दिखा सकता है, कोई विलोम शब्द बता करके, जैसे मान लीजिएगा दिन बता रहा नहीं पता तो रात बता करके कहते जी इसका उल्टा कर लो, बिल्कुल वैसा ही होगा। पर्यायवाची बता करके, समास विग्रह करके, और बहुत बार तो शब्दार्थ हम करवाते हैं संधि विच्छेद करके। दोस्तों आपने बहुत सारी चीजें तो इसी प्रकार से सीखी होगी। जैसे हमने कहा पर्यावरण किसे कहते हैं, तो परि प्लस आवरण, हम उसका संधि विच्छेद करके काम करते हैं ना। तो ज्यादातर हमारे पास में व्याख्या करने के लिए इन चीजों को अपने काम में लेते हैं दोस्तों। अब देखिएगा प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य होता है गद्य शिक्षण का, वो होता है शब्दकोश में वृद्धि करना। तो प्राथमिक स्तर के लिए अगर आपसे पूछे जाए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, तो अर्थबोध विधि को ही सबसे बढ़िया विधि माना जाता है प्राथमिक स्तर पर। उम्मीद करता हूँ इस विधि में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम दूसरी विधि की बात करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि में सबसे पहले तो ये कौन से स्तर की है ये हमें समझ लेना चाहिए। कौन से स्तर की है दोस्तों, ये हमारी जो विधि है वो माध्यमिक स्तर की है। कौन से स्तर की है, प्रश्नोत्तर विधि जो है वो माध्यमिक स्तर की विधि है हमारी, यानी माध्यमिक स्तर पर अपने इसको काम में लेते हैं। और ये सर्वश्रेष्ठ भी मानी जाती है माध्यमिक स्तर पर, है ना, क्योंकि सबसे जरूरी बात है इसमें जो बालक है वो सक्रिय रहता है, वो एक्टिव रहता है, करके सीख रहा है। प्रश्नोत्तर कर रहे हैं ना तो कुछ पूछा जा रहा है, एक्टिव रहता है, इसलिए छात्र जो है वो सबसे ज्यादा चीजों को सीखता है। तो ये एक इसकी बड़ी बात है। अब इसमें को उपयोग में कैसे लेते हैं दोस्तों, जैसे कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है ना, तो सारे पाठ का विकास जो है वो किसके माध्यम से किया जाता है, प्रश्नों के माध्यम से। छोटे छोटे प्रश्न बना लिए, निबंधात्मक प्रश्न बना लिए, एक पंक्ति के, वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरात्मक, ऐसे प्रश्न उसमें बना लिए जाते हैं। और प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही पूरे पाठ का विकास किया जाता है। तो अच्छी विधि ये देखिए मानी जाती है। अब प्रश्नों को खंडों के रूप में बांट दिया, इसलिए प्रश्नों से खंड के रूप में हमने पाठ को बांट दिया है, इसलिए इसे खंडान्वय विधि के नाम से भी जानते हैं। एक ये नाम भी आता है, इसको अपने दंडान्वय विधि भी कह सकते हैं।
और इसका जो प्रयोग किया गया था सुकरात के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसलिए हम इसे सुकराती विधि के नाम से भी जानते हैं। ये सुकरात के देन है, तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इसे दंडान्वय, खंडान्वय या सुकरात विधि के नाम से जानते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है माध्यमिक के लिए है। इसमें पाठ को प्रश्नों के द्वारा जो है छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, इसलिए खंडान्वय दंडान्वय विधि भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रह करके सीखता है, इसलिए ये माध्यमिक स्तर पर बहुत ही अच्छी विधि स्वीकार की जाती है, बहुत ही उपयोगी विधि है दोस्तों। फिर अपने बात करते हैं व्युत्पत्ति विधि की। अगली जो हमारी विधि आ गई दोस्तों व्युत्पत्ति विधि। और व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना, और यहाँ पर रचना किसकी है दोस्तों? शब्द की रचना है। तो शब्द रचना की बात करते हैं, यानी जब कोई बच्चे को अपने पाठ पढ़ा रहे हैं तो पाठ पढ़ाते समय उसके पास में कोई शब्द है, तो शब्द के साथ साथ में उसकी व्युत्पत्ति का भी बोध करवा दिया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे व्युत्पत्ति बुद्धि के नाम से जानते हैं, व्युत्पत्ति विधि के नाम से जानते हैं। जैसे कोई शब्द है कैसे बना हुआ है ना। जैसे हमारे पास में एक शब्द था कर्णम, हम इसको बता रहे थे, तो हम इसमें बता सकते हैं कि क्रय जो है हमारी मूल धातु है, इसमें लुट प्रत्यय लगा है ना। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा शब्द बना हुआ है कर्णम। यानी जब अपने क्या कर रहे हैं, किसी शब्द को व्याख्या करके उसकी व्युत्पत्ति, उसकी रचना किस प्रकार से हुई है ये अपने बता रही हैं, तो फिर हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं? हम व्युत्पत्ति विधि का प्रयोग कर रही हैं। तो ये हमारी प्राथमिक स्तर की विधि थी, माध्यमिक स्तर की विधि थी। अब हम बात कर लेते हैं उच्च स्तर की जो हमारी विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगली विधि को। जो हमारी अगली विधि है दोस्तों वो कौन सी है? तो जो हमारी अगली विधि आती है वो बड़े लेवल की विधि है, जिसमें अपने लेते हैं सबसे पहले व्याख्यान विधि। अब दोस्तों व्याख्यान विधि का अर्थ यहाँ से आप ले सकते हैं, अपने क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। किसी भी चीज की व्याख्या करके जब अपने समझा रहे हैं तो उसको व्याख्यान विधि के नाम से जानते हैं। और ये जो विधि है किस स्तर पे काम लेते हैं? अपने उच्च स्तर पर काम लेते हैं। उच्च स्तर पर बहुत ज्यादा उपयोगी है। किस शिक्षण के अंदर? गद्य शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो गद्य शिक्षण के लिए ही उपयोगी होगी ना। गद्य शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और जब आप गद्य शिक्षण करवा रहे हैं, व्याख्यान विधि का काम ले रहे हैं, तो सारा कार्य कौन कर रहा है? सारा कार्य कर रहा है शिक्षक। तो इसलिए शिक्षक ही होता है इस विधि का केंद्र बिंदु, यानी वही सारा काम कर रहा है, वही जो है आकर के भाषण देता है और भाषण के रूप में जो पाठ का विकास करता है, इसको अपने भाषण विधि भी कह देते हैं ना। वैसे भाषण बोर होता है ना, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है उदाहरण और दृष्टांतों का उपयोग करके। व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है इसमें आप बहुत सारी विधियों को अंतर्निहित कर सकते हैं, उनको बहुत सारी विधियों को अपने काम में ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो हमें सीखना था, ये पहली बात तो ये कि उस स्तर पे काम आती है, गद्य शिक्षण में काम आती है। इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक ही होता है। शिक्षक ही कक्षा में आकर के भाषण देता है और भाषण के माध्यम से गद्य पाठ का वो क्या करता है? विकास करता है। और जहां पर आवश्यकता हो, कोई कठिन शब्द आ गया, कोई बात समझानी हो, तो फिर वो उदाहरण का प्रयोग भी करेगा, वो दृष्टांतों का प्रयोग भी किया करता है, कोई कहानी भी सुना सकता है। बहुत सारी विधियों को वो उसके बीच में काम में ले लेता है। तो देखिएगा यहाँ दो चीजें हैं, एक है हमारे पास में बालक और एक हमारे पास में है शिक्षक। अगर बालक की दृष्टि से देखें तो ये विधि अच्छी है क्या? ये अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं आता। शिक्षक के लिए देखें तो अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि इसमें टाइम कैसा लगता है? कम टाइम लगता है, और ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान उसको प्राप्त होता है। तो शिक्षक के लिए ये क्या हो गई? उपयोगी हो गई, लेकिन छात्र के लिए नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कह सकते ना, क्योंकि मनोवैज्ञानिक वो विधि होगी जिसमें बालक सक्रिय रहता है, यानी करके सीखता है। तो यहाँ पे कुछ करके सीख रहा है क्या दोस्तों? यहाँ पर वो कुछ भी करके नहीं सीख रहा है, इसलिए अपने इसको अच्छी विधि की श्रेणी में न तो नहीं देखते। लेकिन शिक्षण के अंदर ये कहा जाता है कि ये जो विधि है वो एक आवश्यक बीमारी के नाम से भी जानी जाती है, यानी बीमारी है लेकिन हमें इसका उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसके द्वारा कम समय में हम बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इस विधि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो 6 प्रकार अपने इसके मान करके चलते हैं। इस विधि के 6 प्रकार आते हैं। पहला जो आता है वो आता है पदच्छेद। पदच्छेद विधि। पदच्छेद का अर्थ होता है शब्द का विश्लेषण करना।
इसके जो प्रकार हैं उसमें से पहला आता है पदच्छेद। पदच्छेद का अर्थ होता है विश्लेषण करना या फिर व्युत्पत्ति करना। अभी हमने इसके विषय में बात भी की थी। दूसरे की अगर अपनी बात करें तो दूसरा इसका आ गया पदार्थोक्ति, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं पर्यायवाची बताते हैं। फिर हमारा आ जाता है, देखिए विग्रह, वो नाम आपका रह गया था उसको लिख देते हैं, पदार्थोक्ति। और इसमें अपने क्या करते हैं, इसमें पर्यायवाची बताते हैं दोस्तों। जो भी हमारा शब्द है उसके पर्यायवाची को बताते हैं और उसी से वो क्या करता है, वो बालक सीखता है। तीसरी विधि की अपने अगर बात करें तो वो हमारी आएगी दोस्तों विग्रह। विग्रह के अंदर अपने क्या करेंगे, जो शब्द है उसके सही नियमों को स्पष्ट करते हैं। इसमें सही नियमों को स्पष्ट करने का कार्य किया जाता है। चौथी हमारी आती है वाक्य योजना। चौथी हमारी कौन सी आएगी दोस्तों, वाक्य योजना आती है, जिसमें वाक्य में प्रयोग करके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है ना। कोई शब्द आपको नहीं पता है, उसका अर्थ आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो उसको सेंटेंस में यूज करते हैं, जिससे वो क्या करता है, सीख पाता है। फिर हमारी 5 नंबर जो हमारी आती है, 5 नंबर जो प्रकार आता है वो है आक्षेप। आक्षेप के अंदर क्या करते हैं, किसी समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, समस्या को प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। फिर आती है हमारी लास्ट जो है समाधान। समाधान के अंदर क्या करते हैं, शिक्षक के द्वारा जो है कोई समस्या है, छात्र तो क्या रखते हैं, छात्र कोई आपके सामने समस्या रखते हैं और शिक्षक क्या करता है, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। तो ये 6 प्रकार होते हैं, पदच्छेद है, पदार्थोक्ति है, विग्रह है, वाक्य योजना है, आक्षेप है और समाधान है। इनमें से कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम अगली विधि के विषय में दोस्तों। तो अगली जो हमारी विधि है वो है टीका विधि। अगली विधि कौन सी है दोस्तों, टीका विधि। तो टीका विधि कौन सी होती है, ये वास्तव में क्या है, जो अभी हमने देखी थी व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड जो है, उसी का एक छोटा रूप कह सकते हैं, उसी का बच्चा है ये ना। क्योंकि व्याख्यान विधि में तो क्या करते हैं, शिक्षक चाहे जितना विस्तार करता जाए ना, एक शब्द के ऊपर व्याख्या हो सकती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, एक पहेली है, जिंदगी कैसा है सफर, है ना। तो जिंदगी को कुछ भी कहा जा सकता है, एक पूरा दिन जिंदगी की व्याख्या पे निकाला जा सकता है दोस्तों। लेकिन व्याख्या के अंदर ऐसा होता है, टीका के अंदर ऐसा नहीं होता। उसको जितना आवश्यक है ना उतना ही बताया जाता है। वरना कोई जिंदगी को आइसक्रीम बता देगा, है ना, कि जिंदगी क्या है, एक आइसक्रीम की तरह है, पिघलने से पहले उसका आनंद ले लेना चाहिए। जिंदगी एक संघर्ष का नाम है, जिसकी बेचारे की जिंदगी संघर्ष में गुजरेगी वो संघर्ष का नाम ले लेगा। जिसकी जिंदगी आनंद में गुजर रहेगी तो वो कहेगा जिंदगी आनंद का दूसरा नाम है। जिसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है तो वो कहेगा जिंदगी क्या है, एक पहेली है। तो किसी भी प्रकार से, है ना, तो उसकी व्याख्या की जा सकती है। वो व्याख्या कितनी भी हो सकती है। टीका में हम क्या करेंगे, टारगेटेड होता है, जितना आवश्यक हो उतना ही विश्लेषण किया जाता है। और इस विधि का जो प्रयोग है वो संस्कृत के अंदर किया जाता है। संस्कृत के अंदर गद्य शिक्षण में अपने इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि अपने अभी गद्य शिक्षण को ही पढ़ रहे हैं। इसके अगर आपसे पूछा जाए प्रवर्तक या जो सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध विद्वान थे तो वो कौन थे, वो माने जाते हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ इसके सबसे प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों गद्य शिक्षण की हमें एक और विधि को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगली जो हमारी इसकी विधि रह गई उसका नाम है प्रसंग विधि, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, प्रसंग विधि। तो दोस्तों ये प्रसंग विधि कौन सी होती है, तो ये भी आप ऐसा कह सकते हैं व्याख्या विधि का ही बच्चा है ना, उसी का एक अंग कह सकते हैं। उसके अंदर इसको प्रयोग में लेते हैं ना। प्रसंग जब आ गया किसी चीज का तो उस प्रसंग शब्द जो हम शब्द पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ाते पढ़ाते जैसे मान लीजिएगा गंगा शब्द आ गया, तो अब गंगा शब्द प्रसंग में आ गया तो कर दो भाई इसकी व्याख्या। अब गंगा पे कितनी व्याख्या की जा सकती है, कितनी भी कर सकते हैं ना। तो प्रसंग के अनुसार जो है हम उस बात को बता देते हैं दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं प्रसंग विधि। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट हमारी विधि थी जिसके विषय में हमने चर्चा की है, यानी कि ये हमारी गद्य शिक्षण की विधियां जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपने आगे की विधियों को देखेंगे और इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, कैसा लगा है अच्छा या बुरा कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मैं अगर बुरा है आपको कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है ना।
और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।